हेलो एवरीवन। आज अपन इरोडो की प्रॉब्लम 4.28 सॉल्व करेंगे। इस प्रॉब्लम में अपने को ये दिया गया है, ए यूनिफॉर्म रोड इज प्लेस्ड on two spinning wheels as shown in the figure. The axes of the wheels are separated by a distance L equal to 20 cm and the coefficient of friction between the rod and the wheels is K equal to 0.18. Demonstrate that in this case rod performs harmonic oscillations. Find the period of these oscillations. यानी अपने को एक अरेंजमेंट दिया गया है जिसमें दो स्पिनिंग व्हील्स के ऊपर एक रोड रखी हुई है। अपने को ये बताना है कि अगर अपन रोड को मीन पोजीशन से थोड़ा सा डिस्प्लेस करें तो ये हार्मोनिक ऑसिलेशंस करेगी और उन हार्मोनिक ऑसिलेशंस का टाइम पीरियड अपने को पता करना है। तो चलिए अपन इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैं प्रॉब्लम का डायग्राम आपके साथ शेयर करता हूं। यहां पर मैंने रोड को मीन पोजीशन में दिखाया है। जब रोड मीन पोजीशन में होगी तो इसका सेंटर ऑफ मास दोनों स्पिनिंग व्हील्स के मिडिल में लाई करेगा। तो सेंटर ऑफ मास को अपन यहाँ पे ले लेते हैं। सेंटर ऑफ मास को मैं C से दिखा देता हूँ। अगर रोड का मास कैपिटल M है तो रोड का वेट सेंटर ऑफ मास पे एक्ट होगा नीचे की ओर। अब लेफ्ट स्पिनिंग व्हील से सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस है L/2 और राइट स्पिनिंग व्हील से भी सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस होगी L/2। लेफ्ट स्पिनिंग व्हील के द्वारा जो नॉर्मल फोर्स एक्सर्ट होगा रोड के ऊपर उसको मैं N1 से रिप्रेजेंट कर देता हूं और राइट स्पिनिंग व्हील के द्वारा जो नॉर्मल फोर्स एक्सर्ट होगा उसको मैं N2 से रिप्रेजेंट कर देता हूं। इसके अलावा लेफ्ट स्पिनिंग व्हील क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्पिन कर रहा है तो ये अपने साथ रोड को राइटवार्ड डायरेक्शन में ड्रैग करेगा, यानी रोड के ऊपर राइटवार्ड डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई करेगा जिसको मैं K N1 से रिप्रेजेंट करूंगा। इसी तरह से जो राइट स्पिनिंग व्हील है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है तो ये अपने साथ रोड को लेफ्टवार्ड डायरेक्शन में ड्रैग करना चाहेगा, यानी रोड के ऊपर फ्रिक्शन फोर्स लेफ्टवार्ड डायरेक्शन में अप्लाई करेगा जिसका मैग्नीट्यूड होगा K इंटू N2। अब देखिए रोड जो है वो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है। N1 के द्वारा सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो टॉर्क जनरेट हो रहा है वो क्लॉकवाइज है और N2 के द्वारा जो टॉर्क जनरेट हो रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज है। Kn1 और Kn2 का टॉर्क तो जीरो हो जाएगा क्योंकि दोनों के लाइन ऑफ एप्लीकेशन अपन मान सकते हैं ऑलमोस्ट सेंटर से पास हो रहे हैं। तो अगर मैं सेंटर ऑफ मास के अबाउट नेट टॉर्क जीरो करता हूं, नेट टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास इज जीरो, तो N1 का टॉर्क होगा N1 इंटू L/2। N1 का टॉर्क क्लॉकवाइज है तो इसको मैं पॉजिटिव साइन के साथ ले रहा हूं। N2 का टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज होगा और ये होगा N2 इंटू L/2 और ये जीरो के बराबर होना चाहिए। यहां से अपने पास ही आ जाएगा N1 इज इक्वल टू N2। इसका मतलब ये हुआ रोड के ऊपर जो दोनों फ्रिक्शन फोर्स एक्ट हो रहे हैं Kn1 और Kn2 ये भी इक्वल और अपोजिट है। यानी रोड इक्विलिब्रियम में है, मीन पोजीशन में लोकेटेड है, इसका एक्सेलरेशन जीरो है। अब अपन रोड को मीन पोजीशन से स्लाइटली डिस्प्लेस करेंगे तो मैं फिर से डायग्राम आपके साथ शेयर करूंगा। यहां पर देखिए मैंने रोड को मीन पोजीशन से राइटवार्ड डायरेक्शन में x से डिस्प्लेस कर दिया है। तो अब रोड का सेंटर ऑफ मास कुछ यहां पे लाई करेगा। सेंटर ऑफ मास को मैं C से दिखा देता हूं। सेंटर ऑफ मास के ऊपर वेट एक्ट हो रहा होगा mg नीचे की ओर। ये रोड की मीन पोजीशन थी। इससे अपन ने रोड को x से डिस्प्लेस कर दिया है तो अब लेफ्ट स्पिनिंग व्हील से सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस हो जाएगी L/2 प्लस x और राइट स्पिनिंग व्हील से सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस हो गई L/2 माइनस x।
अब की बार मान लेते हैं लेफ्ट स्पिनिंग व्हील की वजह से जो नॉर्मल फोर्स लग रहा है वो आपका N1 है, और राइट स्पिनिंग व्हील की वजह से जो नॉर्मल फोर्स लग रहा है वो आपका N2 है। N1 के द्वारा क्लॉकवाइज टॉर्क जनरेट होगा और N2 के द्वारा एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क जनरेट होगा। रोड को रोटेशनल इक्विलिब्रियम में रहना है तो नेट टॉर्क जीरो होना चाहिए, तो मैं सेंटर ऑफ मास के अबाउट नेट टॉर्क जीरो कर देता हूं। फ्रिक्शन फोर्सेस का टॉर्क तो जीरो ही रहेगा क्योंकि उनके लाइन ऑफ एप्लीकेशन ऑलमोस्ट सेंटर से ही पास होंगे। N1 का टॉर्क होगा N1 इंटू एल बाई टू प्लस एक्स, ये क्लॉकवाइज टॉर्क होगा, और N2 का टॉर्क रहेगा माइनस N2 इंटू एल बाई टू माइनस एक्स। यहाँ से अपन ये लिख सकते हैं N1 इंटू एल बाई टू प्लस एक्स इज इक्वल टू N2 इंटू एल बाई टू माइनस एक्स। क्लियरली N2 इज ग्रेटर देन N1। इस इक्वेशन से अपन ये कंक्लूड कर सकते हैं N2 की वैल्यू N1 से ज़्यादा होगी। इसको मैं इक्वेशन 1 बोल देता हूँ। तो ऑब्वियस सी बात है कि Kn2 की वैल्यू Kn1 से ज़्यादा होगी, यानी इस केस में सेकंड स्पिनिंग व्हील के द्वारा जो फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई होगा रोड पे वो ज़्यादा रहेगा, लेफ्ट स्पिनिंग व्हील के द्वारा फ्रिक्शन फोर्स कम अप्लाई होगा। तो ये जो राइट स्पिनिंग व्हील है इसके द्वारा फ्रिक्शन फोर्स इधर की ओर लगेगा, इसको अपन Kn2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और लेफ्ट स्पिनिंग व्हील के द्वारा जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो Kn1 होगा। Kn1 कम है Kn2 से, तो रोड के ऊपर नेट फोर्स Kn2 माइनस Kn1 लगेगा लेफ्टवार्ड डायरेक्शन में, जो वापस रोड को मीन पोजीशन की ओर लेके जाएगा, यानी रोड के ऊपर रेस्टोरिंग फोर्स लग रहा है, ये ऑसिलेट करेगी। अब अपन आगे ये भी प्रूव करेंगे कि ये ऑसिलेशंस हार्मोनिक ऑसिलेशंस होंगे। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, मान लेता हूँ कि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में ही रोड का एक्सेलरेशन है a, तो मैं न्यूटन सेकेंड लॉ अप्लाई कर देता हूँ। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। रोड के ऊपर नेट फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये हो जाएगा Kn1 माइनस Kn2, दिस मस्ट बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इसको मैं इक्वेशन 2 बोल देता हूँ। वर्टिकल डायरेक्शन में भी कोई मूवमेंट नहीं है, तो वर्टिकल में नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। नेट अपवार्ड फोर्स N1 प्लस N2 मस्ट बी इक्वल टू नेट डाउनवार्ड फोर्स विच इज mg। इसको इक्वेशन 3 बोल देते हैं। अब देखिए इक्वेशन 1 पे अपन वापस आते हैं। इक्वेशन 1 में अपन टर्म्स को रीअरेंज करेंगे, तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं N1 माइनस N2 इंटू एल बाई टू इज इक्वल टू माइनस N1 प्लस N2 इंटू एक्स। और अब इक्वेशन 2 और 3 से अपन N1 माइनस N2 और N1 प्लस N2 की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। N1 माइनस N2 की वैल्यू इक्वेशन 2 से आएगी ma अपॉन के, और N1 प्लस N2 की वैल्यू इक्वेशन 3 से आएगी mg के बराबर। तो यहाँ से a की वैल्यू अपन पता कर लेंगे। रोड का एक्सेलरेशन ये आ जाएगा a इज इक्वल टू m से तो m कैंसिल हो जाएगा, माइनस 2k g अपॉन l इंटू एक्स। अपन ये देख रहे हैं एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल है और इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है, इसका मतलब SHM हो रहा होगा, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशंस हो रहे हैं। तो अपन को ये पता है सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक्सेलरेशन ये होता है a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो अपन इसको एक्सेलरेशन के इक्वेशन से इक्वेट करेंगे, तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू ये आ जाएगी, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 2kg अपॉन l, यानी जो फ्रीक्वेंसी है वो ये आएगी ओमेगा इज इक्वल टू रूट 2kg अपॉन l, और टाइम पीरियड ये हो जाएगा t इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा
यानी 2 पाई रूट L अपॉन 2kg। तो ये अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में अपन और भी चैलेंजिंग प्रॉब्लम लेकर आएंगे।